Nutrition is a mode of nutrition in which organism takes food from different sources. क्यों different sources से ले रहा है? क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना पा रहा है. तो it is a type of nutrition in which organism obtain its nutrients from other living organism. अब वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है तो कई तरह का कंडीशन हो सकता है. अगर वह डिकेइंग मैटर से ले रहा है तो उसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे. अगर वह किसी के बॉडी के अंदर या बाहर रह करके सक कर रहा है न्यूट्रिएंट्स तो उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे. अगर वह सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में भोजन ले रहा है तो उसको हम होलोजोइक कहेंगे. अब यहाँ पे केवल स्टार्ट जर्नी कहां से होती है? ऑटोट्रॉफ से. जैसे ऑटोट्रॉफ्स है, ये ऑटोट्रॉफ्स ये ग्रीन प्लांट, ये ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ये ग्रीन प्लांट है. ये ग्रीन प्लांट कल आपने देखा था कि लाइट आई अपना भोजन बनाए लेकर के CO2 ये सब. तो इनमें भोजन है क्योंकि इन्होंने क्या किया? ये खुद अपना भोजन बनाया है. तो ये इसीलिए इसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे. यहाँ पे ग्लूकोज बनाया है, भोजन बनाया है. लेकिन अब यहाँ पे एक कैटेगरी ऐसी है जो अपना भोजन नहीं बना पा रही है लेकिन इनको खा रहे हैं. दूसरी कैटेगरी है जो अपना भोजन नहीं बना पा रही है लेकिन इनको खा रहे हैं. इसका मतलब ये तो प्रोड्यूसर है, अपना खुद भोजन बना ऑटोट्रॉफ्स है, लेकिन इधर जितने लोग हैं वो क्या है? कंज्यूमर है. क्या है? कंज्यूमर. क्योंकि इनको डायरेक्टली या जैसे ये तो पूरा पूरा इसको खा लेता है, ये भी इसको खाता है, लेकिन खाने के बाद इनको डाइजेस्ट करते हैं. तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसमें भोजन को लेके उसको पचाने का काम करते हैं. क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. इसीलिए इनको हम कहते हैं होलोजोइक एनिमल. और ये सॉलिड या सेमी सॉलिड रूप में भोजन लेते हैं. हम लोग भी उसी में हैं. हम लोग भी चावल दाल रोटी सब्जी जो खाते हैं वो प्लांट से आया हुआ है और उसको फिर पचाते हैं. इसीलिए हम लोग भी क्या है? होलोजोइक. लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है, सपोज ये पत्ती आ गई, टूट के गिरी हुई, लकड़ियां सड़ गई हैं, तो एक कैटेगरी ऐसी है जो इसके डिकेइंग मैटर पे यहाँ पे उग गए, कैटल डंग पे उग गए, यहाँ उग गए, और इनसे खुराक ये अपनी एंजाइम को निकालते हैं. एंजाइम इसको पचाता है और पचने के बाद जो कुछ बना उसको एब्जॉर्ब करके लेते हैं. तो ये इसको खाते नहीं डायरेक्ट, बट यहाँ पे एंजाइम निकाल करके बाहर ही इसको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज न्यूट्रिएंट्स को ये ले लेते हैं. तो इनको हम क्या कहेंगे? सेप्रोफिटिक कहेंगे. ये फंगस क्या है? सेप्रोफिटिक है. और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कई तरह का हो गया. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर. सड़े गले, जैसे फल सड़ रहा हो, रोटी कहीं रख दिया, ब्रेड कहीं रख दिया, उस पर फंगस उग जाते हैं, लकड़ियां सड़ रही हैं, वहां पे उग जाते. देखे कि नहीं देखे हैं? व्हाइट कलर के मशरूम उग जाते हैं कि नहीं उग जाते हैं? ब्रेड रख दिए तो जाल 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 पड़ जाता है कि नहीं? टमाटर रख दिए सड़ रहा है तो उसमें हरे काटन, व्हाइट काटन दिखाई देते हैं. कभी अचार भीगे पानी से, हाथ भीगा पानी से निकाल लिया तो उसमें भी दहिया लग जाता है, जाल जाल बजो. क्या है? वो सेप्रोफिटिक फंगस है. वो सेप्रोफिटिक का मतलब वो डीके हो रहा है मटेरियल और उसी से खुराक ले रहे हैं. तो एंजाइम अपना बाहर निकालते हैं, इनको डीके करते हैं, डीके करके न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं. तो इसको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे, है ना? The mode of nutrition in which organism taking food nutrients from decaying matter. Detritus matter. Detritus matter का मतलब decaying matter से खुराक लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? सेप्रोफिटिक कहेंगे. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. समझ में आ गया? अब पैरासिटिक में या तो ये शरीर के अंदर रह करके या शरीर के बाहर रह करके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे देखिए स्कैरिस का नाम सुने हैं? स्कैरिस एक ऐसा एनिमल है जो कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, पानी के द्वारा
बरसात के दिन में अगर वहाँ पे अंडा है, उसका पानी में भोजन में है, किसी ने खा लिया पी लिया और वो चलाए स्टमक में, वहाँ से उसका टाइनी लार्वा स्टमक वाल को छेद करके डायफ्राम को छेद करेगा, लंग से होते हुए फिर थोड़ा बड़ा होके फिर जब पेशेंट सोया रहेगा पर्सन उसके फायरिंग्स में आएगा, वहाँ से फिर अब चला आता है एलिमेंट्री कैनाल में। अगर उसी समय जग गया तो खांसी या छींक आएगी तो नाक के द्वारा मुंह के द्वारा बाहर भी निकल सकता है, लेकिन वो ऐसे समय में मूव करता है जब एकदम सोया रहे। तो आप कहेंगे कि उसको कैसे पता है कि आदमी एकदम सोया है? तो जब आदमी गहरी नींद में होता है तो ब्रीदिंग रेट सबसे लो होता है। जब गहरी नींद में रहेंगे तो ब्रीदिंग रेट सबसे लो होगा, उसी समय वो चल के फिर आंत में आके आंत में बड़ा हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों, और फिर वो फीमेल एग्स लेज करेगा, मेल स्पर्म लेज करेगा, फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, फिर फीकल मैटर के साथ बाहर आ गए। फिर अगर वो कंटामिनेट किया भोजन पानी को, फिर किसी ने उसको यूज किया, फिर उसके शरीर में आ गया। तो ये शरीर के अंदर रह करके एलिमेंट्री कैनाल में रह करके भोजन जो डाइजेस्ट किया है भोजन पर्सन ने उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनको हम पैरासाइट कहेंगे, पैरासाइट। ऐसे ही एक टेपवर्म होता है, टेपवर्म टीनियस, यह नाम लिखा है ना टेपवर्म। ये टेपवर्म का ब्लैडर वर्म लार्वा होता है। ये ब्लैडर वर्म लार्वा पिग के मांस में होता है, पिग के। वो पिग जो पालतू हैं, जो पाल करके खाना वाना खिला के तैयार के, उसमें नहीं आएगा। जो घूमते रहते हैं और जो ह्यूमन फीकल मैटर खाते रहते हैं यहाँ घूम करके, तो उनके स्टमक में उसका एग्स आ गया, फर्टिलाइज एग्स हैच करके, और वहां से ब्लड में आता है, ब्लड से होके उनके मांस में चला जाता है। और मांस में ब्लैडर वर्म लार्वा, इसका ये ब्लैडर वर्म लार्वा कौन सा लार्वा है? ब्लैडर वर्म लार्वा। ये ब्लैडर वर्म लार्वा यहाँ पे बैठा रहेगा, और जैसे ही कोई इसी पीस को बिना ठीक से पकाए, बिना ठीक से कुक किए अगर वो खा लिया तो ब्लैडर और लार्वा उनके स्टमक में आ गया, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे जैसे वो आप होली या दिवाली में एक छोटी सी ब्लैक कलर की टिकिया को माचिस से जलाते हैं तो फिर उसमें से लंबा पूंछ निकलने लगता है, देखा है? तो वैसे ही अब यह यहाँ से इनकी पूंछ बनने लगती है। ये पूंछ बन करके पूरा लंबा मीटर तक हो जाते हैं यह। अच्छा, ये पूंछ कैसे बनी? ये छोटे छोटे, जैसे आजकल एक तो चॉकलेट आता है उसमें पीस पीस तोड़ के खाते हैं लोग ना, वैसे ये पीस पीस होता है ऐसे। तो पहला पीस यहाँ है, पहला पीस यहाँ है, लेकिन दूसरी यहाँ बनी तो पहला पीछे हो गया, तीसरी बनी तो पहला और पीछे हो गया, और ढेर सारी बनी तो पहला सबसे पीछे हो गया। इसका मतलब पहले ये था, यहाँ पे पहले ये था, तो सबसे मैच्योर यही है, जो पहले बना वो सबसे मैच्योर है। इसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों होते हैं। तो टेस्टिस से स्पर्म निकला, ओवरी से ओवम, और इसी में फर्टिलाइज हो गया, और फर्टिलाइज होने के बाद ये यहाँ से टूट जाता है, और टूट करके जाइगोट फीकल मैटर के साथ, मल के साथ, ह्यूमन बीइंग के फीकल मैटर के साथ जमीन पे आ गया। अब जमीन पे आ गया तो पिग क्या करेगी? सफाई करती है, जाके खाएगी, और संयोग से उनके फीकल मैटर में यह है तो चला गया उसके स्टमक में। अब हैच होकर के उसके स्टमक को छेद करके हैच करके ब्लड में आ गया, और ब्लड से कहाँ चला आया? उसके मांस में चला आया। फिर ब्लड वर्म लार्वा पड़ा हुआ है, फिर कोई खाएगा तो उसके सही में जाएगा। लेकिन ये अभी पहले ही वाले व्यक्ति में है, पहले ही वाले व्यक्ति में पड़े हैं, और हमेशा ये टूटते रहेगा, एक एक निकलते रहेगा, ये जल्दी हटता नहीं सही से, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए इनका इन्फेक्शन काफी क्रिटिकल होता है। और ये जानते हैं इनके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं है खुद की, अपनी इनकी कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं। ये मनुष्य के आंत में रहते हैं, और जो भी वो डाइजेस्ट करते हैं तो सबसे पहले अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल ये अपनी सतह से एब्जॉर्ब। जैसे यहाँ पानी गिरा है, यहाँ पे ब्लॉटिंग पेपर रख दीजिए, सूखता, क्या करेगा? सूख लेगा। वैसे ही ये क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेस्टिव उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके अपने तो ग्रो करेंगे, क्योंकि हमेशा इनको बनाना है। और वो इंसान क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, उसको एनीमिया हो जाएगा, टीनिएसिस इसको कहते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, हमारे आंत में पाए जाते हैं जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है। तो इनको इंडोपैरासाइट कहेंगे कि इक्टोपैरासाइट? इंडोपैरासाइट। टेपवन को क्या कहेंगे? इंडो। लिख नहीं रहे आप, मत लिखिए, कथा सुनते रहिए, और फिर एग्जाम में नहीं आप लोग जो है कंजूस हो गए।
पॉकेट में हाथ डाल के बैठिए। इंडो पैरासाइट टेपवर्म क्या है? इंडो, बस हम रिवीजन करा रहे हैं, आप बस सुनते जाइए, लिखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। टेपवर्म क्या है? इंडो पैरासाइट है। ये आंत में रहता है और बना बनाया भोजन, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। ऐसे ही स्कैरिस भी है, ये भी इंडो पैरासाइट है। स्कैरिस भी क्या है? इंडो पैरासाइट। लेकिन जो बेडबग हैं, जो लाउस हैं, टिक्स हैं, जू लीच क्या है? इंडो पैरासाइट इंडो लीच। जब आप तालाब में जाएंगे, अगर उसमें लीच है तो आपकी सतह पे चिपक जाएगी, आप ब्लड सक कर लेंगे। तो शरीर के बाहर से सक कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे? एक्टो पैरासाइट। एक्टो लीच क्या शरीर के अंदर घुस जाती है, सतह पे चिपक के लेती है, उसको एक्टो पैरासाइट कहेंगे। लीच को, लीच माने जोक। कुछ लोग को समझ में लीच क्या है? जोक एक्टो पैरासाइट हो गई। अब खटमल, चारपाई में खटमल है, वहां पे जाके आप लेट गए और जाके ब्लड सक कर लेगा, वो क्या हो गया? एक्टो पैरासाइट। हेड में आपके लाउस है, टिक्स है, नहीं होगा, मैं कह रहा हूं किसी के में है तो वो क्या करेगा? एक्टो पैरासाइट है। एक्टो पैरासाइट है कि नहीं? एक्सो पैरासाइट है। तो एक्टो पैरासाइट क्या करेगा? जो ब्लड में आपका न्यूट्रिएंट्स है आपके बॉडी के लिए, वो सक करके ले लेगा। एक्टो पैरासाइट हो गया। अभी तो एनिमल की बात हो रही है, प्लांट भी एक पैरासाइट होता है। प्लांट पैरासाइट कैसा है जरा देखते हैं। यह कस्कुटा रिफ्लेक्सा इसका नाम है। ध्यान से सुन लीजिए। ये बच्चे जो गए थे वहां पे गुरुदेव नगर, मैंने एक पेड़ पे दिखाया था, पूरा व्हाइट एकदम लाइट येलो कलर का था, उस पर फैला हुआ। जो लोग नहीं देखे होंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, वीडियो में देखे हैं घर जाके। अच्छा, तो यहाँ पे ये प्लांट है। ये प्लांट के ऊपर आप गांव में भी देखे होंगे, धागे 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 जैसा पेड़ पे लगा रहता है, एकदम धागे धागे जैसा। नहीं देखा? देखे ना? हाँ, सब देखा है। तो यहाँ पे बिल्कुल लाइट येलो कलर का, इसमें येलो कलर तो नहीं दिख रहा है, ये पूरा धागे धागे इसके पूरे पूरे शाखा पे होते हैं, रूट पे नहीं, शाखा पे। तो ये क्या करते हैं कि जो पौधा एक भोजन बनाया, तो भोजन बना के इसके फ्लोएम के द्वारा जाएगा ना दूसरे भाग में, फ्लोएम के द्वारा जाएगा दूसरे भाग में, तो ये अपने हास्टोरिया को इसके फ्लोएम तक पहुंचा देते हैं कि जो पत्ती में बना भोजन पौधे के भाग में जा रहा है, वहीं से खुराक ले लेते हैं। तो ये खुद भोजन नहीं बनाते। अमरबेल में पत्तियां नहीं होती हैं, केवल धागे धागे होते हैं, और इनसे बना बनाया भोजन सक कर देते हैं। तो लिख लीजिए, अमरबेल इसका बॉटनिकल नेम है कस्कुटा। यह जो है क्या करता है? कस्कुटा रिफ्लेक्सा जो है अमरबेल दूसरे पौधे की शाखाओं पे लिपट जाता है। तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा इज ए पैरासाइट व्हिच टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट प्लांट। ये होस्ट प्लांट से क्या लेता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स लेता है। होस्ट प्लांट से क्या लेता है? होस्ट प्लांट से ये जो है खुराक ले लिया। इसका मतलब ये क्या है? पैरासाइट है। एक क्वेश्चन आता है कि अमरबेल डू नॉट बियर लीव्स, हाउ इट सर्वाइव। तो पत्तियां नहीं बनाता, लेकिन अपने हास्टोरिया को, चुस्कान को होस्ट प्लांट के फ्लोएम से अटैच करके खुराक को ले लेता है। वो एक्टो पैरासाइट है, इसीलिए वो भोजन नहीं बनाता लेकिन ले लेता है। तो इसको जिसके ऊपर निर्भर है उसको होस्ट कहेंगे, और जो यहाँ पे है इसको पैरासाइट कहेंगे। अब लेकिन जैसे आप कहीं रिश्तेदारी में गए तो जहाँ गए वो होस्ट है, लेकिन आपको क्या कहा जाएगा? गेस्ट कहा जाएगा। एक दिन के लिए रुके हैं तो गेस्ट है। अब वही बिना उसके मर्जी के आप रुक गए और सोच रहा है कि अब जाएं, लेकिन आप रुके हैं, अतिथि कब जाओगे हैं, तो फिर आप क्या हो गए? अब आप कहिए जो कहना है। मतलब यहाँ पे इनके बिना मर्जी के रहते हैं, इनसे खुराक लेते हैं, इसलिए इनको हम गेस्ट नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? पैरासाइट। और उसको तो होस्ट कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। चलिए, और ह्यूमन बीइंग होलोजोइक है,
और जितने एनिमल है होलोजोइक हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल को लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। चलिए अगला ह्यूमन में डाइजेशन, इसको फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे माउथ, टंग, बकल कैविटी, और यहाँ पे ओइसोफेगस, फूड पाइप, और यहाँ स्टमक, स्टमक से फिर डिओडिनम, डिओडिनम से जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया? ये डायग्राम आएगा तो लेवलिंग कर लेंगे सब लोग, बना के सीख लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्टमक, और यहाँ पे पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और यहाँ एनस, और यहाँ ओरिफॉर्म अपेंडिक्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि भोजन जैसे ही लिया बकल कैविटी में, तो उसको चबाने के लिए आपके पास क्या है? टीथ है। अब इसके बाद सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला, उसमें मिक्स हो गया। गैस्ट्रेटो रिसेप्टर होते हैं, वो टंग में पाए जाते हैं, टीथ पे होते हैं स्वीट और साल्ट के लिए, साइड में सोर के लिए, बैक में बीटर के लिए। तो ये टेस्ट भी बताते हैं और भोजन को टर्न भी करती है, और टीथ उसको मास्टिकेट करते हैं। सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, और सलाइवा का पीएच कितना होता है? एसिडिक होता है कि अल्कलाइन? बकल कैविटी में सलाइवा का पीएच कितना होता है? एसिडिक या अल्कलाइन? 6.8 है। बताइए क्या होगा? 7 से कम है, क्या होगा? एसिडिक होगा। याद रखिए, लिख लीजिए। सलाइवा में, बकल कैविटी में सलाइवा का पीएच एसिडिक होता है। सलाइवा कंटेन व्हाट? सैलिवरी एमाइलेज, इसी को टाइलिन कहते हैं। सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसको सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं, और उसका पीएच क्या होता है? 6.8, और उस सैलिवरी एमाइलेज का नाम भी क्या है? टाइलिन। और ये क्या करता है? ये स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च को किस में बदल देता है? मैल्टोज में बदल देता है। ये सब याद रखिए। तो सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज है, उसी को टाइलिन भी कहते हैं। वो स्टार्च को पचा के किस में बदल देता है? मैल्टोज में। स्टार्च के लिए चावल, आलू जो भी खाते हैं आप, रोटी, वो स्टार्च है। और उसको लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तो स्टार्च को कौन पचा दिया? सैलिवरी एमाइलेज, टाइलिन, और किस में बदल दिया? मैल्टोज में। और पूरा भोजन मुगुआ में जब हमने चबाया, वो पेस्ट की तरह हो गया, लेई की तरह हो गया। अब वो जो है फूड पाइप के द्वारा कहाँ आएगा? स्टमक में। तो ये जो फूड पाइप है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन करता है, और ये ओइसोफेगस से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आ गया। अब स्टमक में पीएच कौन सा होगा? स्टमक में पीएच 2.5 पीएच है। तो ये क्या होगा? एसिडिक। एसिडिक होने के लिए यहाँ पे HCl पर्याप्त मात्रा में होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकलता है और भोजन को एसिडिक और बना देता है। और इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। क्या होता है? पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? पेप्सिन में। बताया गया कि नहीं? अब पेप्सिन में बदल करके अब किसको पचाता है? प्रोटीन को। प्रोटीन को पचा के पेप्टाइड में और एमाइनो एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है? एमाइनो एसिड में। पूरा नहीं पच पाता है, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पचते हैं। तो पेप्सिन एक्टिव है और पेप्सिनोजन इनएक्टिव है। जब HCl से मिलता है तब पेप्सिन में बदलता है। इसीलिए स्टमक के वाल को बचाए रखने के लिए यह पेप्सिनोजन के रूप में निकलता है। नहीं तो अगर वहीं पे पेप्सिन बन जाए तो उसका सेल जहां बनता है वही उसको क्या करेगा? डैमेज कर देगा। तो स्टमक में बेटा क्या निकला? स्टमक में निकला HCl पेप्सिनोजन, और HCl पेप्सिनोजन किस में बदल गया? पेप्सिन में। और पेप्सिन प्रोटीन को पचा के पेप्टाइड और क्या बना लिया? एमाइनो एसिड बना लिया। अच्छा, एक और एंजाइम यहाँ निकलता है, आपको बताया गया है, प्रोरेनिन। बताया गया है ना, प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? रेनिन में। और यह किसको पचाता है? मिल्क प्रोटीन को। किसको पचाता है? मिल्क प्रोटीन को। अब आपको पूछेगा एग्जाम में, मिल्क प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तो क्या लिखेंगे? रेनिन में बदला और मिल्क प्रोटीन को क्या किया? पचा दिया। और प्रोटीन को, पूरा कंप्लीट प्रोटीन को पचाने के लिए कौन है? पेप्सिनोजन HCl से मिलके क्या बना लिया? पेप्सिन। पेप्सी का नाम तो जानते हैं ना, पेप्सी कोला, पेप्सी इसी से बना है, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, है ना। तो स्टमक में पेप्सिन निकलता है। ठीक है। अब स्टमक में जितना पचना था पच गया, फैट का पाचन होगा नहीं, स्टार्च का पाचन नहीं होगा, और वो चलाएगा ड्यूडेनम में। कहाँ चलाएगा? ड्यूडेनम में। अच्छा, HCl इतना स्ट्रांग है तो स्टमक की लाइनिंग को कौन सुरक्षित करता है? म्यूकस। यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होके उसकी लाइनिंग को क्या कर देता है बेटा? सुरक्षित कर देता है।
तो यहाँ लिखा है म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम एचसीएल। समझ में आ रहा है? बात वही है जो कुछ पढ़ाया गया, बस हम रिवाइज कर रहे हैं फटाफट, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम लोग फिर से पूरा चैप्टर डील करें। तो आपको बस एक बात दिमाग में घुमा दिया जा रहा है कि आपको याद आ जाए। अब भोजन कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन। अब देखिए, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस भी आएगा और लीवर से बाइल जूस आएगा, गॉल ब्लैडर में जो जमा है। तो यहाँ पे पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आएगा और लीवर से क्या आएगा? बाइल जूस। तो बाइल जूस कैसा होता है? एसिडिक एल्कलाइन, क्योंकि इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। इस बार आया था एग्जाम में कि बाइल जूस का फंक्शन बताइए, बाइल जूस का काम क्या है? तो बाइल जूस कंटेन एल्कलाइन साल्ट सोडियम बाई कार्बोनेट, इट इमल्सिफाई द फैट। पहला काम क्या करता है? इमल्सिफाई द फैट एंड मेंटेन एल्कलाइन मीडियम। यही लिखना था आपको, एंड मेंटेन एल्कलाइन मीडियम। तो अगर बाइल जूस पर्याप्त नहीं निकलेगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अब बाइल जूस नहीं आएगा तो एल्कलाइन मीडियम नहीं बन पाएगा। भोजन तो एसिडिक मीडियम में स्टमक में है और यहाँ पे आते ही एल्कलाइन में बदलना है ना? तो एल्कलाइन नहीं बनेगा, बाइल जूस नहीं आया पर्याप्त। तो पैंक्रियाटिक जूस में भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन दोनों आ जाता है तो पर्याप्त हो जाता है, ठीक है ना? तो एल्कलाइन मीडियम में पाचन होता है। तो अब मैं पूछ रहा हूं, माउथ में बकल कैविटी में डाइजेशन किस मीडियम में हुआ? स्टमक में डाइजेशन किस मीडियम में हुआ? डिओडेनम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस मीडियम में होगा? यस, सबको समझ आ गया? एल्कलाइन मीडियम में होगा, ठीक है? कहां? डिओडेनम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिडिक से एल्कलाइन में कौन बदला? सोडियम बाई कार्बोनेट। एक एग्जांपल में बताता हूं, किसी को एसिडिटी होती है तो क्या पिलाते हैं? इनो पाउडर क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट है, तो एल्कलाइन हो जाता है। तो यहां पे भी यही है, नींबू से तो और एसिडिक हो जाएगा। और एसिड कौन बोला है कि एसिडिटी हो जाए तो नींबू आप पीजिए, बैग बनेगा और एसिडिक हो जाएगा। चल तू एल्कलाइन बनाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर से लेगा बाइल जूस और पैंक्रियाज से लेगा पैंक्रियाटिक जूस, कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट से। अच्छा, अब यहाँ पाचन कैसे होगा? पाचन करने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस कंटेन इजिप्सिनोजन, इजिप्सिन में बदल के प्रोटीन को कंप्लीट पचा देगा। डाइपेप्टाइड को एमाइनो एसिड फाइडल एमाइनो एसिड बदल देगा। लाइपेज फैट को पचा के फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल देगा। और सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को चीनी को पचा देगा। मैल्टेज एंजाइम मैल्टोज को पचा देगा। इसके बाद डीएनएज एंजाइम डीएनए को पचा देगा। आरएनएज एंजाइम आरएनए को पचा देगा। तो हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट खाते हैं, डीएनए आरएनए कहां से आता है जिसको पचाने की जरूरत है? डीएनए आरएनए भी खाते हैं क्या? कितने लोग खाते हैं? हाँ तो नहीं, हाँ क्या क्या खाते हैं? डीएनए कहां से आता है? हाँ, जितना भी आप फूड खाते हैं सभी सेल का बना है भाई। प्लांट से फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, गेहूं खाते हैं तो भी सेल का बना है, चावल भी सेल का बना है। जब सेल का बना है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, तो डीएनए नहीं होगा क्या? तो जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें डीएनए आरएनए है, उसको भी पचाने की जरूरत है। तो डीएनए के पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? डीएनएज। कुछ मत लिखिए, डीएनएज लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? डीएनएज। हाँ, एज लगा दीजिए। जिसको पचाना है उसके आगे एज लगा दीजिए। सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज, मैल्टोज को पचाने के लिए मैल्टेज, प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज, लिपिड को पचाने के लिए लाइपेज, एज लगा दीजिए, पच जाएगा सब, ठीक है? तो ठीक है, चलिए हो गया। तो अल्टीमेटली फाइनल डाइजेशन कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन फाइनल हो गया। और इसके बाद अनडाइजेस्टेड रिमेन्स यहाँ पे बिलाई के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया। छोटी छोटी बिलाई हैं, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरी होती है, लैक्टियस। और भोजन आ गया अनडाइजेस्टेड में लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पानी एब्जॉर्ब हो गया और बैक्टीरिया उसको लेकर के विटामिन ए बना लिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बना लिए, और बाकी अब यहाँ पे रेक्टम में आके इकट्ठा हो गया और समय समय पे सही से बाहर निकाल दिया गया। कौन? अनडाइजेस्टेड रिमेन्स को।
बाकी एब्जॉर्ब हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ विटामिन का भी होता है जो वहां पे रहने वाले बैक्टीरिया बनाते हैं, जैसे विटामिन B12 है, इनका भी एब्जॉर्प्शन होता है। और किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का। लेकिन हम लोग के आंत में कोई डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, कैटल्स में होता है, वहां बैक्टीरिया डाइजेशन का काम करते हैं। तो चलिए अब ये हो गया। अब इसके बाद हम एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। बस जस्ट एक लुक देख लीजिए। लीवर से सिक्रीट होता है क्या? बाइल जूस। बाइल जूस में क्या है? एल्केलाइन साल्ट है। क्या है? एल्केलाइन साल्ट है। कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइलरुबिन, बाइलबर्डिन, कुछ बाइल पिगमेंट भी है। अब ये क्या करता है? एक तो एल्केलाइन मीडियम बनाएगा, क्योंकि एल्केलाइन साल्ट है तो कैसा मीडियम बनाएगा? एल्केलाइन। और दूसरे फैट का क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन। समझ में आ गया? बाइल जूस का काम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसमें बाइल साल्ट है तो एल्केलाइन मीडियम बनाएगा और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। पैंक्रिया इसीलिए कहा जाता है कि बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम बट व्हाई इट इज यूजफुल इन डाइजेशन। जब एंजाइम है ही नहीं है तो डाइजेशन किसे मदद करता है? तो एक तो एल्केलाइन मीडियम बनाता है, दूसरे फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। पैंक्रियाटिक जूस में भी सोडियम बाइकार्बोनेट एल्केलाइन मीडियम बनाएगा, लेकिन पैंक्रियाटिक जूस में ढेर सारे एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन के रूप में ट्रिप्सिन होता है और यह किसको पचाता है? प्रोटीन को। और लाइपेज एंजाइम होता है, किसको पचाता है? लिपिड को। समझ आ गया कि नहीं? तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के रूप में किसको पचाएगा? प्रोटीन को। और लाइपेज किसको पचाएगा? लिपिड को। और लिपिड को पचा के फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल देगा। किसे बदल देगा? फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। किसको? लिपिड को। लिपिड माने फैट। और प्रोटीन को पचा के किसमें बदल देगा? एमाइनो एसिड में। प्रोटीन पचेगा तो क्या बनेगा बेटा? एमाइनो एसिड। और लिपिड माने फैट पचेगा तो क्या बनेगा? फैटी एसिड ग्लिसरॉल। ठीक है, समझ आ गया? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है उससे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या है? इसमें बहुत सारे एंजाइम है जो अभी मैं बोल रहा था। एक बच्चा बोला कि सर एज लगा दीजिए, है काम खत्म हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे जो फूड जो नहीं पच पाए हैं, अब यहाँ फाइनल डाइजेशन होगा। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी की पूरी जो प्रोटीन आई है, जो कुछ पची, जो नहीं भी पची, वो किस में बदल जाएगी? एमाइनो एसिड में। किस में बदल जाएगी? एमाइनो एसिड में। यहाँ पे इरिप्सिन भी होता है। क्या होता है? इरिप्सिन। इसके अलावा डाइपेप्टाइडेज। क्या होता है? डाइपेप्टाइडेज। यह पचा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में है? मैल्टेज के रूप में। मैल्टोज जैसे आपने मुखुआ में पचाया था, मैल्टोज हुआ था। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा? मैल्टेज किस में बदल देगा इसको? 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। किस में बदल देगा? 2। ऐसे ही है सुक्रोज आएगा। चीनी जब आपने खाया है तो सुक्रोज को यहाँ पे सुक्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सुक्रेज एंजाइम। किस में बदल देगा? 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में और 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज में। और फ्रुक्टोज भी लीवर में जाएगा तो किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में, क्योंकि दोनों का केमिकल फार्मूला एक ही होता है, C6H12O6। तो सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलके सुक्रोज बनाते हैं। तो जिससे मिलके सुक्रोज बना है, टूटेगा तो उसी में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब पच गया। इसके बाद अब क्या बचा है? यहाँ पे लिपिड बचा है। लिपिड माने फैट। तो फैट को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? लाइपेज यहाँ पे पचा देगा। इसको किस में बदल देगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा। अब ये पच गया तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया। लेकिन अभी कुछ चीज बची हुई है, जिसे हमने बोला था अभी डीएनए है। तो डीएनए को डीएनएज एंजाइम। क्या? डीएनएज एंजाइम। इसको न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। किस में बदल देगा? न्यूक्लियोटाइड में। ऐसे ही आरएनए है तो आरएनए को भी कौन पचाएगा? आरएनएज एंजाइम। ये भी किस में बदल देगा? न्यूक्लियोटाइड में। अब यही न्यूक्लियोटाइड हमारे सेल में डीएनए और आरएनए बनाने में यूज होंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो फाइनल डाइजेशन बेटा कहाँ हुआ? फाइनल डाइजेशन हुआ कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर में जो बिलाई होते हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर में क्या होते हैं? ऐसे बिलाई
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, लैक्टियस भी होते हैं। यहाँ पे पूरा एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाएगा। कौन? एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, काइनोमैग्नेंस के रूप में जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड्स ये सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मिनरल्स भी और वाटर भी एब्जॉर्ब होके जाएगा। तो ये रहा फाइनल डाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, आगे बढ़े हम। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है, किसी किसी के दांत में सड़न हो जाती है। दांत में सड़न क्यों होती है? यहाँ अच्छा खासा ये दांत था, लेकिन यहाँ पे देखिए एक कैरीज हो गया। क्यों हो गया? होता इसलिए है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो दांत में कुछ फूड पार्टिकल फंसे रहते हैं, और कुछ लोगों का ये होता है कि जब सोने जाते हैं तब वो जो है बिस्किट या चिलगम टाफी कुछ खा लेते हैं। तो अब सोए हैं और वहाँ पे बिस्किट चिलगम टाफी जाके फंसा हुआ है, तब जब यहाँ पे वो पड़ा रहेगा तो बैक्टीरिया यहाँ ग्रो करेंगे, और बैक्टीरिया बड़े खुश होते हैं ऐसे लोगों से कि चलो हमको खूब भोजन दे रहा है। तो बैक्टीरिया की संख्या तो बढ़ गई, और बैक्टीरिया यहाँ पे खूब एसिड निकालते हैं, और एसिड इसके इनामिल को डैमेज कर देता है, और डैमेज करते करते यहाँ तक कर देगा तो कहेंगे दांत में सड़न हो गई, और फिर दांत को निकलवाना पड़ जाता है। इसीलिए खाना खाने के बाद थोड़ा ब्रश कर लें, और रात में सोते समय कुछ ऐसा चीज न खा के सोएं जो बैक्टीरिया को खुश कर दे। मतलब वहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा मीठा खाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और एसिड निकाल के इनामिल को डैमेज कर देंगे। तो यही है कि when food particles remain attached with teeth, then bacteria grows and they release acid, then enamel of the teeth and dentine get damaged, then it causes cavity in the teeth that is called as what? Dental caries। ठीक है ना? और कभी कभी बैक्टीरिया जो है इनके कलर को, डेंटाइन को जब डैमेज करते हैं तो कोरोजन हो जाता है, तो दांत पीला होने लगता है कि नहीं? तो ये सब कारण होता है। इसको जो पीला होने लगता है उसको क्या कहते हैं? डेंटल प्लेक कहते हैं। और सड़ने लगता है तो उससे कैविटी बन जाती है। खत्म हो गया दांत।